हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज मैं एक एडवाइस दूंगा कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को जो ठीक ठाक सा कमा रहे होते हैं, पैकेज वगैरह बहुत अच्छा होता है, मे बी 2-2.5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, 30-40 के आसपास का पैकेज हो, फिर भी एक लमसम अमाउंट नहीं जुटा पाते हैं अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑल्दो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो या रेडी टू मूव इन में रीसेल वाले फ्लैट्स देख रहे हो, तो आज उनको मैं एडवाइस दूंगा कि आप वो लमसम अमाउंट कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ग्रो करा सकते हैं। ये एक अलग तरीके की पहल है। मैं कॉर्पोरेट्स से ज्यादा कनेक्ट फील करता हूं, मैं इसको बहुत क्लोजली देखता हूं और इसकी समझ रखता हूं और इसी ऑब्जर्वेशन से आपको ये सलाह दे रहा हूं। हम सभी जानते हैं इस चीज को, फिर भी कई बार इसकी पावर को हम इग्नोर कर देते हैं या कंपाउंडिंग को हम समझना नहीं चाहते। पहली एडवाइस बेसिकली मैं इक्विटी से रिलेटेड दूंगा। लेट्स से कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो इंडिया की कंपनी है, रजिस्टर्ड हो सकती है या अनरजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है स्टॉक मार्केट में, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है वो यूएस मार्केट में रजिस्टर्ड हो, तो आपको आरएसयूज मिलते हैं। वो आरएसयूज कई बार आपको जो आपका पैकेज है, जो आपका ऑफर है, कंपनसेशन में इंक्लूसिव होता है या कई बार आपको ऑप्ट करना पड़ता है। इंक्लूसिव है तो कोई इशू नहीं है, इनके लिए भी सलाह दूंगा, बट अगर ऑप्शनल है, आपको डिस्काउंटेड रेट पर आरएसयूज मिल रहे हैं, तो प्लीज उसे बाय करें। बीइंग इन अ कंपनी, बीइंग इन एम्प्लॉय, आपको एसएमक्यूज की मीटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग किक ऑफ की जो मीटिंग्स हैं, उसमें क्या डिसीजन हुआ, आपके मैनेजर और हायर मैनेजमेंट किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, नहीं होने वाला, इन चीजों का ट्रैक रखें। जो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक कोई बाहरी बंदा जो आपकी कंपनी के स्टॉक्स लेने में इंटरेस्टेड है, वो आपके जो कंपनी के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स तैयार की है, बैलेंस शीट पब्लिक की है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ, ये मार्केट कैसा कर रहा है और ये कंपनी कैसा कर रही है और आगे आने वाले प्रोडक्ट्स उनके क्या हैं। इस पे स्पेकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार सही भी होते हैं वो, कई बार गलत भी होते हैं। बट बीइंग एन एम्प्लॉय, आपको हर एक चीज का पता है। ये बेसिकली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं या एक नॉर्मल मैनेजर हो सकते हैं, तो आपको वो आरएसयूज रखने हैं। डिपेंडिंग ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस आप उसे बेच सकते हैं और इसे रीबाय भी कर सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे हैं तो आपको ये करना अलाउड नहीं होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग की चीजें आ जाएंगी। बट बीइंग अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बीइंग अ नॉर्मल गाय, you can use this leverage to earn a bit of money। 10 से 15% आई फील कि आपका जो टोटल पैकेज है उसका आप कंपनी के आरएसयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आप उस कंपनी के जो कंपिटिटर्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो लेट्स से आप 15% डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इक्विटी में डालना है, तो 10% आप अपनी कंपनी में डालें और 5% उसकी कंपटीटर में डालें, क्योंकि आप अगर उस फील्ड में हैं, लेट्स से कि आप आईटी में हैं, आईटी फील्ड में आपको पूरा अंदाजा है कि ये मार्केट अभी कैसा कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में कैसा करेगा। जैसे अभी का एग्जांपल लें, टुडे इज सेकेंड वीक ऑफ मे, आईटी मार्केट उतना अच्छा नहीं है, बीट यूएस और इंडिया, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इसमें एंट्री लेने का। नेक्स्ट ईयर तक काफी रिकवरी होगा, अभी का जो करेक्शन है वो बाउंस बैक करेगा और नेक्स्ट ईयर आई स्पेकुलेट कि हाँ, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगेन ये कोई एडवाइस नहीं है, बस मैं एक अभी करंट मार्केट की स्थिति बता रहा हूं कि आप इन लिवरेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। आपके पास जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, इसकी अर्ली इंफॉर्मेशन है, तो आप इस लिवरेज को यूज कर सकते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अब जनरली गलतियां क्या करते हैं लोग, स्टॉक्स तो होते हैं बट अपने डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को खरीदने के लिए वो स्टॉक को लिक्विडेट कर देते हैं और जो एक लमसम अमाउंट हो सकता था वो
इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने 20 से 25 यूएस डॉलर पर स्टॉक खरीदना शुरू किया था, इकट्ठा करना शुरू किया था, और आज उसकी वैल्यू 250 यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। तो आप सोचें, अगर ठीक ठाक सा अमाउंट लग गया उसमें, तो आप उसको लिक्विडेट करके एक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फंड कर सकते हैं। आज हमें पता है कि जो बिल्डर्स हैं वो ऑलरेडी इतने इन्फ्लेटेड प्राइस पर बेच रहे हैं, जो 4 साल के बाद की प्राइस होती स्पेकुलेट करके बेस्ट केस में, वो आज प्राइस रख करके बेच रहे हैं। अगर आपने उसके ऊपर लोन लिया, फिर तो आपका जो उस इन्वेस्टमेंट से जो गेन था वो कहीं ना कहीं नलिफाई हो जाता है। आपको मोटा मोटा जेब में कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर आपने लोन ले लिया तो। हाँ, मैंने लोन कब लेना चाहिए मैंने ऑलरेडी अपने बजटिंग वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। 2 वीडियोस हैं रियल एस्टेट के बजटिंग से रिलेटेड, एक अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट के लिए और एक रीसेल मार्केट के लिए। दोनों के लिए बजटिंग अलग अलग मैंने की हुई है। ऐसा जनरली लोग नहीं करते, बट प्लीज वॉच दोज वीडियोस बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन रियल एस्टेट। तो आप इस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास लमसम अमाउंट है। कई मर्तबा आप बीच बीच में ट्रेड कर सकते हैं उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ग्रो कराने के लिए। अदरवाइज अगर आप उस कंपनी में हैं तो प्लीज लेट इट बी इन दैट वे। एक साथ जब पैसा आपका एक्यूमुलेट हो जाए, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े एक्यूमुलेट करने की, 10 से 12% आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा हो और आपको लोन 8 से 9% पर मिल रहा हो, तो इट इज अ वर्थ बाय। एंड यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने में अच्छी चीज ये भी है कि जो यूएसडी और आईएनआर के बीच का जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है वो भी तकरीबन 2.5 से 3% का हर साल होता ही है। पैसा कमजोर होता जाता है तो उसका हमें फायदा भी मिलता है। आज यूएस डॉलर 75 पे ट्रेड कर रहा है, कल 80 पे 85 पे ट्रेड करेगा। तो जब आप उस पैसे को इनकैश करेंगे तो एट द एंड आपको और ज्यादा आईएनआर मिलेगा। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। हाँ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के स्टॉक्स लें, उसके कंपटीटर कंपनी के स्टॉक लें, बाकी कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। नैस्डैक बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है, इसको समझना मुश्किल है और इंडिया में एटलीस्ट इसे समझाने वाला भी कोई नहीं है। सो स्टिक टू योर कंपनी एंड टू द कंपटीटर कंपनी। अगर आप वो कंपनी छोड़ भी देते हैं तो ट्राई करें कि आप अपने जो एक्स कलीग्स हैं उनसे टच में रहें और आपके पिछली ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में आप अप टू डेट रहें। हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस भी जुड़े रहते हैं उस कंपनी को लेकर के। अगर आपके स्टॉक्स भी हैं तो आप और नेटवर्किंग अपनी बढ़ा पाएंगे और अपने स्टॉक्स को ग्रो कर पाएंगे। दिस वाज विद द स्टॉक्स। और सेम चीज हम एज एन इंडियन मार्केट में भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी यहां पर लिस्टेड है तो आप वो लीवरेज यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप हायर मैनेजमेंट लेवल पर हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप एंट्री लेवल या मिड लेवल पर हैं तो यू कैन ट्राई दैट। लोगों ने ट्राई किया है और अच्छा पैसा बनाया है और अच्छे रियल एस्टेट बना रहे हैं वो आज। सेकेंड थिंग इज, आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। मे बी 5 से 7 कंपनीज जो इंडियन मार्केट में है वो भी, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जो आपका फील्ड है उसी से रिलेटेड रहें। कहीं और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्सेस में डाल सकते हैं आप, वो तकरीबन सेफ रहता है। हाँ, एसआईपीज वगैरह भी आप टारगेट कर सकते हैं, बट जो आपने आरएसयूज ले रखे हैं उसको स्पेशली उसको आप किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए या किसी लग्जरियस आइटम के लिए जो आपने आज यूज किया कल को नहीं है उसके लिए सेल ना करें। अपनी सेविंग्स भी मैं कहूंगा कि उसका कुछ % ही लगाएं, उसको रखे रहें, उस पर ट्रेडिंग करते रहें। जब सही समय लगे आपको कि हाँ प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। मैंने इसमें रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं की है क्योंकि वी ऑल नो कि जो रियल एस्टेट के जो प्राइजेस हैं वो एफडी और आरडी को बीट कर जाते हैं। मतलब आप एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करके आप आने वाले टाइम में एक अच्छा रियल एस्टेट नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू ज्यादा डिग्रेड होगी। आरडी और एफडी का काम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। वो पैसे जो आप एज अ कुशन यूज करेंगे तो कीप दैट थिंग देयर ओनली। एंड हियर वी कैन गो विद इक्विटी मार्केट, आरएसयूज एंड बाइंग स्टॉक्स। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को मेरी एक सलाह है, बाकी चैनल्स पर कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट ली जा रही है, इनकरेज किया जा रहा है लोगों को कंसल्टेशन रिक्वेस्ट लेने के लिए, बट आई फील
कि कैरियर टॉक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आनंद जी चलाते हैं। I found that channel very useful for understanding the corporate ladder and how these things work, promotion and internal politics, growth and all those stuff. मैं वो चैनल फॉलो करता हूं जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझ पाऊं और जब आपसे बातें करूं तो आपको बिल्कुल A to Z वाली बात बता पाऊं कि हाँ आपको क्या और कैसे करना है। और हाँ, ये वीडियो उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैंने पर्सनली इस चैनल को हेल्पफुल पाया है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे आपसे ये शेयर करना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो हाँ, आपको जो RSUs हैं अपनी कंपनी के, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या US बेस्ड कंपनी हो, वो आपको रखने हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद चीज के लिए लिक्विडेट कर रहे हैं उस RSU को या स्टॉक्स को, तो इसे एक्सेप्ट करें कि जो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो उतना ही डिले होगा, लेट से 2 साल या 3 साल। इसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक महंगी वाली कार भी ले रहे हो, महंगा वाला घर भी ले रहे हो और आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर फंड्स ना हो। और कई बार तो लोग कुशन भी नहीं रखते अपने पास, बैंक्स को अर्न करने देते हैं पैसा और अपना पैसा लूज करते हैं। इस तरीके से व्हाट आई फील कि हाँ, आप 7 से 8 साल में अगर आपका ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख की इन हैंड इनकम है तो आप 1 CR के आसपास 7 साल में आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू फंड योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएं। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई सलाह है तो फील फ्री टू write down it into the comment box. I will be very happy to get a feedback from you, or in case of any query I will be very happy to answer you as well. तो प्लीज इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।